मैं सुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पर, जो मेरे साथ साथ आप सभी का भी ये चैनल है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये देख लूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ में शेयर भी कर देंगे। अब आज देखिए आपके लिए डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में क्या लेके आए हैं। तो देखिए, डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में जुड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है जहां पे क्विज़ होते हैं। तो ये आपको छोटा सा लिंक दिया गया है जिससे कि आप जो है कि जब भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको आप जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। इस पर आपको टेलीग्राम पर आपको सभी चीज़ों का नोट्स भी मिल जाएगा, जो कि आपकी भाषा से रिलेटेड या कोई भी चीज़ होगी पीडीएफ फॉर्म में इस पर मिल जाएगी। यहाँ पर नोट्स में आपको दिख रहा है, नोट्स पर और वीडियो पे भी यहाँ भी टेलीग्राम आईडी दी गई है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले भाषा क्या है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है या समझता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, भाषा है। आप समझ रहे हैं, ये भी क्या है, आपकी एक भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष धातु कहाँ से है, तो संस्कृत से, और उसका अर्थ निकलता है बोलना। तो जो भाषा आई है वो भाष धातु से आई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपके लिए टेट और सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि भाषा किस धातु से लिया गया है, तो आप टिक करेंगे भाष धातु से लिया गया है। नेक्स्ट बात जब हम कर लेते हैं, तो जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में एक संप्रेषण हुआ, मतलब भाषा का आदान प्रदान हुआ। तो किसी चीज़ को लिखना, बोलना, समझना, सुनना, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, भाषा के अंतर्गत आती है। अब भाषा में सार्थक ध्वनि की समावेश होता है। सार्थक ध्वनि का समावेश है, जैसे मनुष्यों, पशु, पक्षियों अपनी एक भाषा बोलते हैं लोग। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो भाषा की विशेषताएं क्या क्या है, तो भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं भाषा की विशेषता क्या है। देखिए, भाषा विचार विनिमय का साधन है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सभी हम भाषा के द्वारा ही तो प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात है, भाषा परिवर्तनशील है। मतलब अगर हमें कोई चीज़ कठिन लग रही है तो हम उसको सरल करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने लायक बनाते हैं। तो भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए ये परिवर्तनशील है। तीसरी बात, भाषा अर्जित संपत्ति है। मतलब हम जब तक भाषा अर्जन नहीं करेंगे तो भाषा हमें अर्जित करना पड़ता है। ये भाषा आपको जो है कि धन संपत्ति की तरह रखा हुआ नहीं मिलता है। जैसे किसी बच्चे को अगर वो बचपन से ही इंग्लिश पढ़ रहा हो तो वो इंग्लिश के अगल बगल बोलने वाले भी लोग हों तो वो बच्चा इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है। ऐसे ही अगर हमारे घर में देखिए बच्चा भोजपुरी के माहौल में रह रहा है तो भोजपुरी समझने के काबिल होता है। तो अगर वो हिंदी के माहौल में तो हिंदी समझ रहा है। तो मतलब भाषा को अर्जित किया जा सकता है, ये कोई संपत्ति के रूप में नहीं मिल सकता। अब देखिए, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो पहली, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ लिख के रख रहे हैं, जैसे बुक्स लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, लिखित रूप में हैं, लिखित प्रमाण है इनका। तो ये क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। मौखिक भाषा क्या हो जाता है, तो जब हम अपने विचारों को बोलकर, देखिए जब हम अपने विचारों को, मौखिक भाषा क्या है समझ लेते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो।
अब देखिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर हो सकता है। तो मौखिक भाषा का उच्चारण का विषय है, मतलब मौखिक भाषा को हम बोल सकते हैं। लिखित भाषा लेखन का विषय है, हम उसको लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, मैंने क्या बोला अभी तुरंत बदल सकता है, लेकिन लिखित भाषा स्थायी होती है। अब जो आपने लिख दिया वो आपकी कॉपी में पड़ा हुआ है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो असीमित है, व्यापक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखिए भाषा के अन्य भेद। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। भाई बच्चा बचपन से जो सीख रहा है मम्मी पापा से, उसे क्या कह देंगे, मातृभाषा। मातृ मतलब माता, तो माता से सीखा हुआ भाषा मातृभाषा हो गया। राजभाषा किसे कहते हैं, तो जिस भाषा को देश के सरकारी कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है वो हमारी राजभाषा होती है। मतलब जो ऑफिस में, दफ्तरों में यूज़ होता है भाषा, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जिससे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश में। तो अंग्रेजी हमारी सहभाषा है, मतलब अंग्रेजी जो है वो बाहर से आई है, ना कि हमारे देश की है, तो उसको हम सहभाषा बोलते हैं। हिंदी पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अभी तो इस पर मतभेद भी है, ऐसा नहीं है कि इसे राष्ट्रभाषा हम कह दिए, लेकिन इस पर अभी क्या है, मतभेद चल रहा है कि इंग्लिश को रखा जाए या हिंदी को रखा जाए। तो हम इसे राजभाषा में या मातृभाषा में, मतलब राष्ट्रभाषा में नहीं रख सकते, हाँ मातृभाषा में रख सकते हैं। अब मानक भाषा क्या होता है, तो जिसे मान्य किया गया हो। मानक हिंदी ही एक मानक रूप से माना गया है कि हिंदी भारत में बहुत अच्छे से बोला जाता है, तो इसे शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे क्या मान लेंगे, मानक भाषा मान लेंगे। अब देखिए बोली क्या है, तो बोली की जब बात करते हैं ना, तो बोली भाषा की एक प्रारंभिक रूप है। हम शुरू में बोलना ही सीखते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाई जो एक एरिया होगा, भोजपुरी वाला एरिया, तो भोजपुरी बोलेंगे। बनारसी भाषा है तो बनारसी बोलेंगे। बिहारी है तो बिहारी बोलेंगे। तो ये क्या है, एक सीमित क्षेत्र में होने वाली बात हो गई, उसको बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है तो उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। बोली के लिए कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। मतलब भाई कोस कोस पे हम जाते हैं तो पानी बदल जाता है, वैसे 4 कोस पे जाइए तो बोली बदल जाती है। तो जो बोली है वो बदलती रहती है। हिंदी में कुछ बोलियां मुख्य हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, खंडी, पहाड़ी, हरियाणवी व राजस्थानी इत्यादि। अब देखिए विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत में चलने वाली होती है बात। ठीक है, विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी मिलती हैं। तो ये विभाषा जो है ये प्रांतीय है, ना कि आपके क्षेत्रीय है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। देखिए भाषा विस्तृत होती है, जबकि बोली की स्थानीय होती है। भाषा पूरे देश में बोली जा सकती है, लेकिन बोली जगह जगह पे बदलती रहती है। भाषा व्याकरण के नियमों से संबंधित होती है। व्याकरण के नियम को हम भाषा में पढ़ते हैं, जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। भाषा का व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। अब बच्चा कर मम 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 मम, तो वो क्या पानी मांग रहा है, तो इसमें कोई व्याकरण नहीं है। लेकिन आप कहेंगे मुझे पानी चाहिए, तो ये व्याकरण है। भाषा की अपनी लिपि होती है, जबकि बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती है। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले सकती है, ये बात हमेशा याद रखेंगे आप। लिपि क्या होता है, लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। मतलब आप भाषा कोई लिखित रूप में रखते हैं या ध्वनि से संकेत से बताते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। अगर हम एक परिभाषा देखें तो क्या हो सकता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो अगर कोई पूछे लिपि क्या है, ध्वनियों को चिन्हों के रूप में प्रदर्शन करने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप है। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण व चिन्ह हैं, जिन्हें उस भाषा के लिखने व समझने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए देवनागरी लिपि, ये जो हमारे देश में मतलब एक बहुत फेमस लिपि है, उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि ये पूछा जाता है टेट और सीटेट में कि जो देवनागरी लिपि है वो किस
किस लिपि से जो है कि उत्पत्ति हुई है उसकी, तो ब्राह्मी लिपि से। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। वर्णों पर सिरों रेखा का प्रयोग किया जाता है। हर वर्ण का आकार समान होता है, उच्चारण के लिए अनुरूप लिखी जाती है। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने की नियमबद्ध योजना है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों या वाक्यों के शुद्ध रूपों में प्रयोग का ज्ञान करवाया जा सकता है। भाषा में शब्दों का उच्चारण कैसे हो, तो शब्द प्रयोग, वाक्य गठन, अर्थ प्रयोग आदि का ज्ञान व्याकरण के अंतर्गत आता है। अब व्याकरण के 4 अंग हैं जिनके बारे में वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इन सभी के बारे में जो है कि हम कल पढ़ेंगे। और तब तक दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस बनते रहेंगे जिससे कि आपकी हिंदी की क्लासेस ना रुके और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता रहे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपने इतनी देर वीडियो देखी और फिर मिलेंगे इसके साथ। बाय।